एक दौर था संजय दत्त का जैसे खूबसूरत लगते तो और भी शाहरुख खान उस तरीके से। तो उस्ताद उतने ही चार्मिंग थे। उस्ताद साहब को मन करता तो रोड पे बिछा के खाना शुरू कर देते थे। तो आखिर उस्ताद है वो, उस्ताद उनका नाम ही रखा गया था, फियरलेस टाइगर। दिलरुबा या उनको प्रेमिका कहें, नूर उनका नाम था। नूर का बेटा था सुल्तान। सुल्तान टहलते हुए आए, उस्ताद के ऊपर ही लेट करके चढ़ के लेट गए। उस्ताद पे जो इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम के उन्होंने किया था जो कांड, उन्होंने 3 लोगों को निपटा दिया था। जिसके बाद उन्हें आदमखोर कहा गया। मैं उस्ताद की तरफ खड़ा हूँ। उनको ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम बनी, बेहोश हो जाता टाइगर तो उसको ऐसे कपड़ा मुंह पे डाल देते हैं कि ट्रैंकुलाइज पूरी तरीके से वो उठ गया एक बार। हाँ भाई, जहाँ तक उनकी फैमिली थी वो साथ घूमते थे, उठते बैठते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक मतलब बाप गायब हो गए। शेर खान के एक एपिसोड में हमने बात की थी मछली की, T16 की, जो कि रणथंबोर नेशनल पार्क की एक बहुत ही मशहूर टाइग्रेस थी। रणथंबोर जिसे लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहा जाता है, जो खुद में समेटे है बहुत सारे रहस्य, बहुत सारा थ्रिल और वाइल्ड लाइफ की एक अनूठी दुनिया भी। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रणथंबोर नेशनल पार्क की, जिसमें होंगी उस्ताद जैसे बाघों की कहानियाँ, रणथंबोर किले के कुछ रहस्य, और साथ ही ये भी बताएंगे कि टाइगर कंजर्वेशन में नेशनल पार्क कैसे एक मिसाल बन गया है। तो शुरू कर रहे हैं ये ताज़ा एपिसोड शेर खान का। हमारे साथ हैं खानचा उर्फ आसिफ खान उर्फ शेर खान, और मैं खाकसार जमशेद कमर सिद्दीकी। जंगल जिंदाबाद। थैंक यू जमशेद भाई। और पिछला वाला एपिसोड जो हमने किया था टॉम अल्टर साहब वाला, उसको भी लोगों ने खूब सराहा जी, और मुझे भी करने में उसे बहुत बताने में मज़ा आया। आपके लिए उसकी बहुत इमोशनल वैल्यू थी। हाँ, मैं चाहता था लोगों को ये बात, जो अनसुने किस्से थे टॉम साहब के, हुजूर के हमारे, वो लोगों तक पहुँचे। उस वक्त पता नहीं ये बात कैमरे में दर्ज हुई कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ से जब देख रहा था तो मैंने आपकी आंखों में वो चमक देखी थी, आंसू देखे थे। तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि वो काफ़ी इमोशनल था, और इसीलिए हम उसे आगे भी करेंगे, ऐसा भी वादा है। हाँ, अगले महीने उनका वो है, बरसी आ रही है जी, तो ऑफकोर्स थोड़ा और उनके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। तो वादे के मुताबिक हम अपने जो लास्ट एपिसोड में बताया था हमने कि हम रणथंबोर के टाइगर उस्ताद के ऊपर बात करेंगे। वाह। टाइगर नंबर 24 उस्ताद, T24 कहते हैं। T24, टी फॉर टाइगर जी। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, और हर कहानी का एंड अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो इस कहानी का अंत जो है वो कुछ ऐसा ही है, जो आपको सैड एंडिंग है। सैड एंडिंग कहेंगे, हैप्पी नहीं। और ये पूरा प्रोसेस मैंने अपने आँख के सामने देखा है। तो जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि मैंने ये एक खुशहाल फैमिली को देखा, उस्ताद को देखा, उनके जो फैमिली के मेन मेंबर थे जी, और कैसे छितर बितर पूरी फैमिली हो गई और उनको उम्र कैद की सज़ा मिली। और ये बड़ा फेमस एक वो था उस टाइम पे, जब उस्ताद को मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। काफ़ी लोगों में रोष था, सब कुछ था। तो कहानी आती है कि उस्ताद जो थे वो 2005 में जन्मे। उम्र कैद की सज़ा यानी उन्हें जू भेजा गया। वो आगे जाएंगे तो हाँ, लोगों को पता है वैसे, जहाँ तक मेरी समझ है जी। तो उनकी जो माँ थी जी, टाइगर उस्ताद जो थे 2005 में जन्मे, उनकी माँ का नाम था गायत्री। वाह, गायत्री। T22। और उनके फादर का नाम इतना प्यारा था, झुमरू। तो उस्ताद साहब 9 साल तक जंगल पर राज किया उन्होंने, मतलब जंगल में, बाकी तो फिर वो कैप्टिव में थे। और बहुत ही खूबसूरत हैंडसम हंग जिसको कहते हैं, जैसे एक दौर था संजय दत्त का जैसे खूबसूरत लगते तो और भी शाहरुख खान उस तरीके से। तो उस्ताद उतने ही चार्मिंग थे। और इनका इलाका जो था वो जोन नंबर 1 में पड़ता था रणथंबोर के। अच्छा। जो कि जहाँ से जंगल की शुरुआत होती है, गणेश टेम्पल है, गेट है, जो नंबर 1 वहाँ से शुरू होता है। उस्ताद वहीं पे उनका टेरिटरी थी। हर टाइगर शाई होता है, शर्मीला। उस्ताद बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो जब चलते थे तो अपने मौज में चलते थे। सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो भी उस्ताद अपने रास्ते पे चलते आ रहे हैं, हटना नहीं है। कई बार जिप्सी के आगे अगर वो चल रहे हैं तो जंगल का टाइमिंग होता है कि जैसे सर्दियों में मान लीजिए 5:30 का टाइम है या 5:15 का टाइम है, गर्मियों में 6:30 का टाइम है, तो आपको गेट पे पहुंचना है, निकलना है।
पता हो उस्ताद आ गए रास्ते में, तो मस्ती से चल रहा, उसको किसी से शर्म नहीं है। उसकी एक वजह थी कि मंदिर में इतने लोग आते थे, पिलग्रिम्स जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु जिनको हम कहते हैं, तो यूज्ड टू था ह्यूमन प्रेजेंस का, और कभी किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, मतलब वैसे कि डराना धमकाना वो उसकी फितरत नहीं थी। इनफैक्ट टाइगर किल छुपा के खाता था। उस्ताद साहब को मन करता तो रोड पे बिछा के खाना शुरू कर देते थे। तो आखिर उस्ताद है वो, उस्ताद उनका नाम ही रखा गया था, फियरलेस टाइगर, मतलब किसी से डरना नहीं, किसी से। अच्छा, उनका मेन कभी मेल टाइगर से एज सच टेरिटोरियल फाइट भी कभी नहीं हुआ। 1-2 बार 3 बार हुआ तो उनके भाई थे जालिम, हाँ जिनका जिक्र किया था आपने, जालिम, उनसे हो गया था। तो इतना भाई में हो गई तो बात, भाई में हो गया। लेकिन उनकी जो टेरिटरी थी उसमें जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती थी, जो उनकी दोस्त थी जिनसे दिलरुबा या उनको प्रेमिका कहें, नूर उनका नाम था। तो नूर के साथ रहते थे, और नूर का बेटा था सुल्तान, तो वो भी साथ में रहते थे। बहुत रेयर था कि मेल टाइगर के साथ एक मेल जो कि ठीक ठाक बड़े थे, सुल्तान वो थे। फिर नूर ने उस्ताद से ही 2 बच्चे और दिए। अच्छा, तो 5 की फैमिली दिखती थी, वाह, एक साथ। एक बड़ा अच्छा सीन मैंने देखा था, 5 लोग थे, मतलब उस्ताद, नूर, सुल्तान और जो नूर के 2 बच्चे और बच्चे थे। तो 5 लोग एक फ्रेम में, और उस्ताद आराम से एक जगह पर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। सुल्तान टहलते हुए आए, उस्ताद के ऊपर ही लेट करके चढ़ के लेट गया कि अब्बा हुजूर कैसे हैं टाइप से। तो बड़ा खूब, और उस्ताद को कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और जब भी उसको देखो तो एक हर टाइगर में एक चमक मुझे दिखती है। मैं सबके लिए कहता हूँ कि टाइगर बहुत खूबसूरत होता है, और कभी भी उसको आप देखेंगे तो उसको भुला नहीं सकते। टाइगर, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद की, तो उस्ताद को मैं देख रहा हूँ अभी, एक तरीके से मुझे दिख रहा है कि हाँ उस्ताद ऐसे दिखते थे। एक बार किस्सा यूँ होता है कि उस्ताद के पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा गड़ गया। तो वो लिम्प करके चल रहे थे, लंगड़ करके। तो जंगलात वालों को लगा कि भाई थोड़ा इनका इलाज, मरहम पट्टी होना चाहिए, वो जो कि ज़रूरी भी है, इतना भी क्या। तो उनको ट्रैंक्लाइज करने के लिए टीम बनी, उस्ताद को ट्रैंक्लाइज किया, और उनको लेकर के जब बेहोश हो जाता टाइगर, तो उसको ऐसे कपड़ा मुंह पे डाल देते हैं, कि हल्का गीला कपड़ा भी होता है, ताकि गर्मी जो है उसको मेंटेन करने के लिए, ठंडा करने के लिए। तो वो बल्कि ट्रैंक्लाइज पूरी तरीके से वो उड़ गया एक बार। हाँ, अरे बाप रे। तो इतना हाँ करना था कि जो वेटनरी डॉक्टर थे और जो होमगार्ड वगैरह थे वो छलांग लगा दिए थे। फिर वो हालांकि नींद में थे, सो गए, उनको लाया गया और बाड़े में रख के, मतलब रेस्क्यू सेंटर होता है जहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होता है उनका, तो वहाँ पे कुछ दिन उनको रखा गया एक केज में, जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस था। खाना तो देना ही पड़ेगा आपको, तो कोई इंसान ही खाना दे रहा था। उस्ताद अपना खा रहे थे, रह रहे थे, फिर उनको वापस जंगल में छोड़ा गया। उस्ताद पे जो इल्ज़ाम के उन्होंने किया था, जो कांड, उन्होंने 3 लोगों को निपटा दिया था। जिसके बाद उन्हें आदमखोर कहा गया। आदमखोर कभी नहीं कह सकते आप। उस्ताद आदमखोर नहीं था, मैन ईटर नहीं था, मैन किलर था। उसने खाया नहीं था। हाँ, बारीक बात है। एक तो मैन ईटर और मैन किलर में फ़र्क है। अगर मार के खा रहा है और लगातार बैक टू बैक वो मार रहा है, तो दैट टाइगर बिकम मैन ईटर। उस्ताद के साथ ये बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मारा लेकिन खाया नहीं। तो पहला जो, अगर आप पूरी हिस्ट्री को अगर देखते हो उस्ताद को, तो उन्होंने 2010 में पहला ह्यूमन जो था उसको किल किया, 2012 में किया, और फिर 2015 में किया। एक तो साधु बाबा को भी किया नहीं, था। साधु बाबा नहीं थे इसमें। अच्छा, तो 3 लोगों को इन्होंने मारा, लेकिन गैप देखिए, 2 से 3 साल का फर्क, मतलब पहले में 2 साल का, दूसरे में 3 साल का फर्क। यानी वो इंटेंशनली नहीं था, बाई चांस हो गया। मेरी पूरी हमदर्दी, सिंपैथी उनके परिवार से है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, जिनको उस्ताद ने अपना शिकार बनाया। बिल्कुल हमें दुख है, बट अगेन मैं उस्ताद की तरफ खड़ा हूँ। गलती उस्ताद की नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जानबूझ के उसने नहीं किया।
गफलत में किया। जैसे पहला जो किल टाइगर उस्ताद ने किया था, वो 18 साल का लड़का था, घमंडी। अच्छा। जिसको इसने 2010 में अपना शिकार बनाया था उस्ताद साहब ने। तो बहुत रोष मचा, मतलब गुस्सा है गांव वाले कि हटाओ इसको, जैसा कि होता है कोई भी टाइगर ऐसा करता है तो हम आप भी होंगे तो शायद यही आवाज़ उठाएंगे कि भाई इसको मार दो। सेफ्टी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हम इंसानों को धरती पर रहने का पहला अधिकार हम मान के चलते कि हमारा ही है। फिर 2012 में उसने अक्टूबर में असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर थे घीसू सिंह, उनको उसने लपेट लिया। वो अलविदा कह के दुनिया को, जो कि अगेन मैं कहूँगा उसका अफसोस है मुझे, बट गलती उस्ताद की नहीं थी। आप उसके इलाके में क्यों गए? अब 2015 में जब उस्ताद ने मई 8, 2015 में सैनी साहब को जब उन्होंने अपना शिकार बनाया, तब रामपाल सैनी उनका नाम था और वो 20 साल से उसी जगह पे पोस्टेड थे। अच्छा। मई 8, 2015 में उन्होंने रामपाल सैनी साहब को अपना शिकार बनाया। और सैनी साहब जो थे वो पेट्रोलिंग पे थे, उनके साथ 2 गार्ड्स और थे। मतलब पेट्रोलिंग जंगल के यूं ही जो आप देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जब वो जा रहे थे तो उस्ताद ने उनको अपना शिकार बना लिया था। शेरपुर का गेट है, बिल्कुल चौकी से 100 मीटर की दूरी पे जी। और सैनी साहब बहुत अच्छे इंसान थे और हर जिनको वो जानते थे, जैसे मैं जानता था उनको, तो दुआ सलाम होती रहती थी क्योंकि गेट पे मिलते थे। सैनी साहब कैसे हैं? बढ़िया साहब, और सब अच्छा है, हाँ टाइगर साइटिंग हो गई, ये हो गया, तो 2 मिनट रुक के बात भी कर ली। लेकिन किस्मत थी उनकी। अब कहते हैं कि जहाँ मौत तो सबको आनी है और कब कैसे आएगी हम नहीं जानते। और फिर आप एक रिस्की इलाके में काम कर रहे हैं जहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है कि कभी ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और टाइगर की टेरिटरी में आप हैं तो वो रिस्क तो रहेगा ही, 100% रहेगा। आप श्योर नहीं है ना, आप ठीक है, टाइगर बहुत शांतप्रिय जानवर है, जंगलात में इतने सारे लोग होते हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं, मुआयना करते रहते हैं, उनकी देख रेख करते रहते हैं, लेकिन खतरा तो वही है बेशक। तो जान हथेली पे लेके वो सारे जंगलात के लोग काम करते हैं जो टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के अपनी जान तक को दांव पे लगा देते हैं। दूसरी बात समझनी होगी कि जब आप रणथंभौर के मेन गेट पे पहुंचते हैं, वहाँ गणेश टेम्पल है। तो कई सीढ़ियाँ चढ़ के, सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते हैं और बहुत ही प्यारा गणेश जी का मंदिर है। तो वहाँ पे हर साल रोज़ तो ट्रैफिक पिलग्रिम जाते ही जाते हैं। और बिल्कुल ये गेट है, और मतलब गेट ही एक कह सकते हैं एक लाइन है कि ये जंगल है, ये गेट है, और गेट पे ही मंदिर है, और गेट के बाहर ही उस्ताद साहब का टेरिटरी है। तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, और कुछ खास जब त्यौहार होता है तो हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं। तो उस्ताद इंसानों से शर्माता नहीं था, डरता नहीं था। लेकिन जब आप करीब पहुंच गए तो उसने थप्पड़ मार दिया। खाया नहीं है तो उसकी गलती नहीं, इंटेंशन नहीं था, मतलब गलती से मिस्टेक हो गया टाइप से उनसे वो कर बैठे। अब बात फिर उठी कि साहब 3-3 हो गया है सैनी साहब के बाद, तो जंगलात वालों को फैसला लेना था। NTCA के उसमें कोर्ट भी कूद गया। हालांकि लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया कि उस्ताद को छोड़ दो, उस्ताद को छोड़ दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उस चक्कर में उस्ताद की गलती नहीं थी, लेकिन उनको सज़ा मिलनी थी। फाइनली डिसाइड हुआ कि उनको सज्जनपुर बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाना चाहिए, ट्रैंक्विलाइज करके फ़ौरन उनको भेज दो। तो उस्ताद अपने टेरिटरी में टहल रहे थे, वहाँ से उनको इंजेक्शन दिया गया, एक बेहोश हुए। बेहोश होने के बाद जब उनको होश आया तो कहीं और थे। तो वो 1 किलोमीटर के स्क्वायर फुट में 1 हेक्टेयर में उनका बाड़ा था जिसमें वो बंद थे। तो मैं टीम लेकर के वहाँ पे हम गए, हमने फॉलो किया, लेकिन पहुँचा वो शाम से रात हो गई थी। सुबह जब मैंने देखा तो वो वॉक कर रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो वेटनरी डॉक्टर वगैरह सब लोग होते हैं। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि इट्स अ साइन ऑफ एंजाइटी, जो हमें भी होता है। वो एंजाइटी में टहल रहे थे, लेफ्ट से राइट चलते रहते हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट।
परेशान है वो कि मैं खुले में घूमता था, ये मैं कहाँ आकर के फंस गया हूँ, क्या हो गया है। दूसरी तरफ नूर, सुल्तान और 2 बच्चे परेशान कि कहाँ गायब हो गया। जाहिर है भाई जहाँ तक उनकी फैमिली थी वो साथ घूमते थे, उठते बैठते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या एक मतलब बाप गायब हो गए, किसी के पति यानी नूर के पति गायब हो गए या वो फिर एक सोशल एनिमल है ना, वो भी तो एक रहता है ग्रुप में फैमिली के साथ। तो उस्ताद के गायब होने से नूर, सुल्तान और उसके 2 बच्चे थे परेशान हुए। जंगल वाले भी बड़े उसमें, क्योंकि टाइगर जो है वो उसकी टेरिटरी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर और टेरिटरी पे कोई ना कोई कब्जा करने आएगा जी। अब सवाल ये उठता था कि कोई अगर मेल टाइगर आता है सबसे पहले वो क्या करेगा? वो सुल्तान को मार देगा, बिल्कुल। नूर के 2 बच्चे हैं उनको भी मार सकता है। टेरिटरी में किस तरीके उसका बिहेवियर रहेगा ये सोच के जंगल वाले परेशान थे, तो उन्होंने थोड़ा सा उनको निगरानी कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा हादसा ना हो, ऐसी स्थिति बनेगी तो वो उसके लिए तैयार थे कि हम उसको बचाएंगे। फिर समय बीतता गया, थोड़ा कुछ टाइम और बीता। नूर बहुत समझदार। माँ यहाँ पे आता है कि एक माँ का कैरेक्टर कैसा होता है, माँ क्या होती है। तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आया T57, टाइगर नंबर 57। उसका नाम था? नाम नहीं था उसका कुछ। अच्छा, मुझे नाम नहीं पता, बाद में किसी ने रखा हो। T57 उस्ताद की टेरिटरी पे धीरे धीरे अपना कब्जा करना शुरू किया। यहाँ पे नूर की समझ या उनके चमक धमक भी आप कह सकते हैं कि उसने अलाउ किया उस टाइगर को, और उस टाइगर ने नूर के 2 बच्चों को अपना लिया। अच्छा, अपना लिया? वाह, जो कि रेयर है। काफ़ी रेयर बात है। तो उस तरीके से फिर उनके बच्चे मतलब नूर, उसके बच्चे और T57 जो आराम से थे। फिर 2016 में ही नूर ने उसी 57 के 3 बच्चों को जन्म दिया। मतलब नूर टेरिटरी में या उस जंगल के तादाद को बढ़ाने में टाइगर के अपना कंट्रीब्यूशन देती रही। जी जी जी। तो ये पूरी कहानी अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं ये आपसे भी पूछूंगा, क्या लगता है उस्ताद जिम्मेवार था? क्या उसने सच में मैनीटर बना? उसमें किसका दोष था? हमारा, हम इंसान। फिर मैं कहूँगा इंसान से गिरा हुआ चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। आप उसके टेरिटरी में गए, मैं ठीक है मान रहा हूँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसने गफलत में ये काम किया था। इंटेंशन होता तो वो रोज एक लोगों को मारता। जैसे मैनीटर होता है कि हफ्ते में 1-2 आदमी को लपेट दिया। क्योंकि आपने बताया उससे पहले तो वो बहुत उसका मिजाज बहुत अलग था। वो जा रहा है और गाड़ी आ रही है, हाँ, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा उस पर। होता था कि आपकी गाड़ी सामने बैठा, उठा, मतलब जमाई वमाई लिया, आपको लगा कि अच्छा अब निकलेगा, फिर वो बैठ गया। मन नहीं है मेरा। और जिप्सियाँ घेरे हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितने लोग चिल्ला रहे हो, 30-30 जिप्सियाँ घेर के रखी हुई हैं, फोटो क्लिक हो रहा है, तर 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 कैमरे चल रहे हैं, वो मस्ती में खड़ा होकर अंगड़ाई ले करके फिर बैठ गया। तो हमें भी अच्छा लगता था कि इतना टाइम मिल रहा है, और उसका मजा ही रहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम हो चाहे नहीं हो। तो उसने अंतराल में उससे जो गलतियां हुई वो 2 साल में एक बार, फिर 3 साल बाद एक और कर दिया। तो इस तरीके से 3 लोग उसके हाथ से मतलब पर ये भी है कि उसको उस तरह से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। वो जो किया गया वो हो सकता है बहुत सही नहीं हो, लेकिन कोई कुछ तो उस पर एक्शन लिया जाना ज़रूरी था, वरना उस पर सवाल उठते। ऑफकोर्स देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे कि अगर ऐसे देखा जाए तो 2 बार उसको बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिए गए। हाँ। तो वो भी सही है। तीसरी बार के बाद से बहुत प्रेशर होता है जंगल पे जब कोई एक ऐसा हादसा होता है। करेक्ट। तो मिनिस्ट्री से लेकर के वहाँ के जो लोकल विलेजेस हैं और बाकी जो इलाके के लोग हैं, उनमें दहशत फैल जाती है। जी जी। कि यार हम इतने सारे लोग की जान खतरे में, तो प्रेशर होता है। तो फिर आपको डिसीजन, जैसा कि मैंने बोला, इंसानी हक ज़्यादा है, तो उसमें उनकी। अच्छा, आप कब गए थे रणथंभौर में? ये आपका जो पीरियड था जब आपने गुजारा इनके साथ टाइम? यही टाइम था आपका 12-13 वाला। अच्छा, 12-13 के आसपास गया तो मैं 10 में भी हूँ, 9 में भी हूँ। अच्छा। बट जब फिल्म, जो मैंने पूरी एक फिल्म बनाई थी उस्ताद के ऊपर, उसका नाम ही था उस्ताद। हाँ। स्क्रीनिंग भी मैंने की थी। हाँ। तो और ये किस तरह का था देखने में? थोड़ा उसके कुछ बिल्ड वगैरह बहुत खूबसूरत। अच्छा। मतलब पूरी हेल्दी टाइगर जो होता है, और मुंह उनका काफ़ी बड़ा था। अच्छा। और चलते तो चलते, मज़ेदार चीज़ उस्ताद की थी कि जब चलता था तो
चलता था, भागता नहीं था। टाइगर आएगा भाग लिया कि डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, या ह्यूमन प्रेजेंस ज़्यादा हो गया है, जिप्सियाँ ज़्यादा आ गई हैं। उस्ताद के साथ बिल्कुल कभी कोई, जितने लोग भी वाइल्ड लाइफर हैं जिन्होंने उस्ताद को देखा है या उस पर फिल्म बनाई है, उन सबको पता है उस्ताद कभी नहीं भागता था। वो चौकी पे जाकर के बैठ जाए, लकड़दा एक जगह होती थी, वहाँ पे जाकर के चौकी के मुंडेरे पे बैठ जाता था। अंदर लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, उस्ताद बैठा हुआ, दरवाजे लोग बंद कर देते थे। जी। लेकिन वो फियरलेस था, उसको इंसानों को कोई डर नहीं था। तो फिर उसके बाद उस्ताद सज्जनगढ़ में ही थे, और 2022 28 दिसंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, और वो कैंसर की वजह से मरे थे। ओह, आई सी। वहीं पे थे वो, उनको कैंसर था, डिटेक्ट हुआ, और वहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ली। अफसोस ये कि वो अपने बच्चों को, सुल्तान को, नूर को नहीं देख पाए, और वो खलिश शायद उनके परिवार को भी, मतलब नूर को और सुल्तान को भी। अच्छी बात यहाँ पे, नूर इतनी समझदार थी कि उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक नए मेल को एक्सेप्ट किया कि यस चलो। जंगल बड़ा अजीब है, वहाँ के हिसाब किताब हमारे ह्यूमंस की तरह नहीं है कि हम डिसाइड करेंगे कि हम ये रहे, हमारा घर है, हमारा फ्लैट है, हमारा नहीं। जंगल का उसूल बिल्कुल अलग है। टाइगर टेरिटरी में रहता है, वो टेरिटरी खाली होगी, कोई दूसरा टाइगर आएगा। तो नूर ने ये नहीं कहा कि मैं उससे लड़ूं, क्योंकि लड़ती तो मर जाती, किसी और टेरिटरी में जाती तो भी मरती, क्योंकि उसके साथ बच्चे हैं। तो एक माँ की समझदारी यहाँ पे दिखती है कि उसने किस तरीके से मैं कहूँगा उनको रिझाया, पटाया, जो भी किया, और उसने भी एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद उसने उन्हीं के 3 बच्चों को जन्म दिया। बिल्कुल, और जंगल में सब कुछ जायज़ है इसलिए क्योंकि वहाँ की जो लड़ाई है ना, वो उसकी नहीं है कि कौन बड़ा बनेगा, कौन पैसा कमाएगा। वहाँ पे हर चीज़ जो है सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। वहाँ पे जिंदा रहने की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई है। हर दिन एक जो सुबह होती है तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है जिंदा रहने की। बिल्कुल, अगर आप जंगल में देखेंगे तो हर जानवर एक दूसरे पे डिपेंडेंट दिखेगा, बिल्कुल, और एक दूसरे से अपने आप को बचाते हुए दिखेगा कि चलो इससे बच लेते हैं। अच्छा, ये रणथंभौर तो हमने सुना ही है, मशहूर है, लेकिन ये जो सवाई माधोपुर है इसके बारे में कुछ बताइए। ये कौन सा इलाका है जिसको ये कहते हैं सवाई माधोपुर? और वहाँ सवाई माधोपुर ठीक ठाक एक शहर है, कह सकते हैं आप। और 2 हैं, सवाई माधोपुर है और एक पुराना सवाई माधोपुर है, जो शहर से थोड़ा हटके है। और बहुत ही लजीज खाना वहाँ पे मिलता है। दाल बाटी चूरमा वगैरह तो खैर आप खाते ही हैं, बट वहाँ की कचौड़ी बड़ी कमाल की है। अच्छा। और प्याज कचौड़ी हमने सुना होगा। एक जगह साहब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनकी दुकान का, बिल्कुल पुराने सवाई माधोपुर में बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाके अंदर को उनकी दुकान होती थी। तो मैं तीखा नहीं खाता हूँ ज़्यादा, तो उन्होंने कचौड़ी तोड़ी, मैंने कहा अरे बाप रे बहुत तीखी होगी। राजस्थान में वैसे ही मिर्ची बहुत खाई जाती है, आपको पता है, लाल मांस वगैरह। हाँ, तो उन्होंने कचौड़ी तोड़ी और उसमें कुछ कुछ डालना शुरू किया। मैंने कहा बहुत तीखी होगी, मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप खा के देखिए, आपके पेट में जलन होगी ना तब आप कहिएगा तीखा खाते। तो मैंने कहा चलो भाई, इनकी इज्जत की बात है। मैंने कचौड़ी खा ली और सच में मुझे पेट में जलन नहीं हुआ। और उस कचौड़ी की लाइफ होती थी कि आप 10-12 दिन तक उसको स्टोर करके खा सकते थे। ओके। एक ये था। सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब आप उतरते हैं तो पूरी दीवारों पर टाइगर की पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, मतलब अच्छा है। फिर वहाँ से जब आप बढ़ते हैं सवाई माधोपुर से टूवर्ड्स रणथंभौर, मतलब वहीं है, रणथंभौर में ही पड़ता है। वहाँ से होटल का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर झूमर बावड़ी और ये वो, फिर आगे करीब वहाँ से 10-1 किलोमीटर जा करके रणथंभौर का जंगल शुरू होता है। एक ये है। दूसरा, लोग बड़े अच्छे हैं सवाई माधोपुर में, क्योंकि आप जिस दुकान पे बैठ जाएंगे तो उस बंदे के पास 10 कहानियाँ होंगी। जैसे आप किसी हमें बस स्टॉप पे, वो आप जान रहा है कि बाहरी हैं, तो आप पूछो कि रणथंभौर में क्या? अरे साहब हमारे पास तो जो किस्से मैं सुना रहा हूँ तो कुछ भी नहीं, उनके पास तो कुछ बना के भी सुना देते हैं। वो जिया है उन्होंने तो उसको। हाँ, कुछ लोग बना के भी सुना देते हैं डराने के लिए। अच्छा। ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ लोग जेन्युइन किस्से भी सुना देते हैं। अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं या जहाँ से हम आते हैं, वहाँ की हर खबर हमें होती है कि कौन क्या कर रहा है। वैसे उनको जंगल की सारी खबरें होती हैं कि अच्छा कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दिलचस्प लोग हैं। मोहन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, वहाँ के जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अभी भी काम करते हैं। क्या आदमी है वो। अच्छा, मैंने पिछली बार भी तारीफ़ की थी मोहन सिंह की, आज भी करूँगा। मुरलीधर पराशर साहब हैं जो सवाई माधोपुर में रहते हैं, और सुदर्शन साहब होते थे मेरे टाइम पे डिप्टी डायरेक्टर।
YK साहू होते थे फील्ड डायरेक्टर, फिर एक और बड़े अच्छे थे हमारे दोस्त, तो नहीं कहूँगा उनका, शेखावत साहब जो बाद में सरिस्का में गए। ये वो लोग थे जो जंगल के लिए पागल दीवाने होते थे, दिन रात जंगल के लिए काम करना। ऐसे दीवानों की ही जंगल में ज़रूरत है। अगर वहाँ पर कोई इस तरह का आराम पसंद आदमी गया तो जंगल ही चला जाएगा। वहाँ के डायरेक्टर बहुत चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। हाँ, जिसे मैं कहूँगा बांधवगढ़ सबसे ज़्यादा सख्त है अपने नियम कानून को लेकर के। उसके बाद कॉर्बेट में ये नियम कानून, रणथंभौर में थोड़ा कम दिखता है कंपेयर टू अदर जंगल। बाकी जंगलों में आप जाते हैं तो आप ट्रैक से नीचे नहीं उतर सकते। रणथंभौर में अगर टाइगर दिख रहा है ट्रैक से थोड़ा बाहर भी है तो सारी जिप्सी कूदा देते हैं कि देखो 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 टाइगर। अच्छा, ये जो रणथंभौर का किला है ये भी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। और हाँ, वो किले के ऊपर ही तो मंदिर है जी। तो आप जाएंगे तो ऊपर से पूरा रणथंभौर और उसके लेक्स जो हैं, जो दिखाई देते हैं वहाँ से, तालाब वगैरह हैं, बहुत अच्छा दिखाई देता है। और सर्दियों में अगर आप जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि जब पिलग्रिम्स ज़्यादा पहुँचते हैं जो दर्शन करने के लिए, तो कई बार लंबा जाम लग जाता है वहाँ, जो कि गलत है। लेकिन उस टाइम में जंगल वाले क्या करते हैं, भाई हमारे देश में धर्म प्रधान देश है, धर्म सर्वोपरि है, तो अलाउ करना पड़ता है। जंगल वाले मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मंदिर लेकिन को तो नहीं रोक सकते। 20,000 लोग, कम से कम 3,000 गाड़ियाँ पहुँच गई। पता हो 3 किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, जाम लगा, कोई रिवर्स कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, हॉर्न बज रहा है, पूरा जंगल डिस्टर्ब हो जाता है उस टाइम पे। और टाइगर तो टाइगर है, वो कहीं से भी जा सकता है। तो अक्सर लोगों को रोड पे दिख रहा है तो लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, फोटो खींचना शुरू कर, कई लोग पत्थर भी फेंकने लगते हैं। तो वो सब चीज़ें हर जंगल की एक व्यथा है। बांधवगढ़ में भी यही हाल है। कॉर्बेट इससे बचा हुआ है। कॉर्बेट में अंदर कोई इस तरीके के मंदिर वगैरह नहीं है जहाँ पे इस तरीके से अलाउ किया जाता है। बाकी रणथंभौर में है, बांधवगढ़ में भी है। अच्छा, रणथंभौर में और क्या क्या है टाइगर के अलावा जो देखने लायक है वाइल्ड लाइफ को लेकर? रणथंभौर में मेनली टाइगर है, लेपर्ड है, अच्छा दिखता है। हाइना भी है वहाँ पे, स्ट्राइप्ड हाइना, वो आप देख सकते हैं, बहुत रेयर साइटिंग है। क्योंकि मैं देखता था तो ये जो झूमर बावड़ी एक फॉरेस्ट वालों का ही वो है, मतलब RTDC का होटल कह लीजिए, और वो है बहुत पुराना बना हुआ हवेली है, उसी इलाके में वो दिखते थे हाइनास। तो 1-2 बार मैंने स्पॉट किया है, बाकी बहुत रेयर है। ट्रिपाइज वगैरह वहाँ अच्छी दिखती हैं। और जंगल अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो वाकई में बहुत मज़ा आता है, और गर्मी में जाते हैं तो बहुत पेनफुल भी है। पेनफुल पीरियड है, वही टाइम है किसी भी नेशनल पार्क में जाने का मुझे लगता है। हाँ, लेकिन साइटिंग अगर देखनी है तो फिर आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, यानी आप गर्मी में जाइए, अप्रैल में पानी की तरफ आते हैं, पानी की तरफ आते हैं, पूरा वाइल्ड लाइफ खुले में दिखता है। लेकिन ये टाइगर कंजर्वेशन को लेकर रणथंभौर की बहुत तारीफ होती है कि बहुत अच्छे से टाइगर कंजर्वेशन हुआ। हालांकि आपने उसका जिक्र पहले ही किया, किस तरह के ऑफिसर्स थे वहाँ पे जो जंगल के लिए अपनी जान दे देते हैं, और दौलत सिंह साहब जैसे लोग। जी बिल्कुल वैसे ही। और क्या इंतज़ाम किए हैं वहाँ पे उन्होंने टाइगर कंजर्वेशन में, किस तरह से वहाँ पे इसको लेकर काम होता है? देखिए, आज के डेट में अगर रणथंभौर की बात करें तो सिर्फ रणथंभौर में आज के डेट में 88 के लगभग टाइगर हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर मैं कहूँगा। 88 टाइगर्स वहाँ पे हैं करीब करीब। तो ये एक हेल्दी नंबर दिखाता है कि उस जंगल में 10 जोन बन चुके हैं और हर जोन फल फूल रहा है। तो वो जंगलात वालों का अच्छा है कि पहले 4 जोन होते थे, अब बढ़ते 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 10 जोन हो गए। अच्छा, तो एक लिहाज से देखा जाए तो आप कहोगे कि जी टूरिस्ट तो अब 4 तरफ से जाता था, अब 10 तरफ से जा रहा है। पहले अगर 40 जिप्सियाँ जंगल में जाती थी तो अब शायद 80 जा रही हैं। ठीक है, डबल हो गया। लेकिन यहाँ पे थ्योरी दूसरी है। हर जिप्सी, हर टूरिस्ट एक CCTV है। हाँ, अब वो उसके पास फोन भी है, वो कैमरा भी है। नहीं, पोचर्स। ओके। तो अगर जिप्सी घूम रही है, पोचर को डर है ना, और जोन बना है तो फिर उस वहाँ पे गार्ड भी होंगे, चौकी भी होगी, सब होगा। बेशक। तो दोनों फायदा है, जंगल भी बच रहा है। अब भाई जंगलात के लोग हैं तो उनके भी तो खर्चे हैं, तो वो खर्चे कहाँ से आएंगे? वो खर्चे टूरिस्ट देगा, और जंगल बहुत महंगा है, अच्छे खासे पैसे देने होते हैं आपको जाने के। तो वो पैसा आता है तभी तो आप कंजर्वेशन के लिए काम कर पाते हैं। भाई सरकार का एक छोटा सा हिस्सा उनको जाता है कि हाँ इतने लाख रुपए सैंक्शन है आपके लिए, सपोज मान लीजिए 100 रुपए, पर वो पूरा नहीं पड़ता। सरकारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन अगर रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहा है, सेल्फ सस्टेन अपने आप को जंगल बना रहा है, तो उनको रेस्क्यू सेंटर चाहिए। रणथंभौर चूंकि राजस्थान में पड़ता है तो वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत आती है। बेशक।
मतलब तालाब वगैरह हैं वहाँ अच्छे खासे, बट हाउ अबाउट द अदर एरियाज? सिर्फ टाइगर नहीं है ना, बंदर भी है, बिल्कुल, सॉरी लंगूर भी है, डियर भी है, सांभर भी है, 1000 किस्म के जानवर। सिर्फ टाइगर की बात करें इसका मतलब नहीं कि जंगल में कुछ और नहीं होता। हाँ हाँ, जंगल मतलब सब कुछ। तो मैंने देखा पानी के इंतजाम के लिए वहाँ बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो मैन मेड वाटर होल बनाए जाते हैं, इंसान द्वारा बनाए गए छोटे छोटे, जहाँ पे किलोमीटर से पाइप आ रही है, जहाँ पे एक बोरिंग किया हुआ वहाँ से पानी निकल के वहाँ जा रहा है। तो पूरी इंतजाम बहुत इंतजाम करता पड़ता है जंगलात वालों को। अब तो बारिश भी कम होती है जी। तो ये सारा देखभाल कौन करता है? जंगल। इन सारों की चक्कर में आपको क्या चाहिए? पैसा मिलेगा तभी ये काम हो सकता है। तो वहाँ के जंगलात के हिसाब से 88 टाइगर हैं, बहुत अच्छी बात है। 10 जोन बन गए, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये होना चाहिए कि नियम कानून नहीं टूटने चाहिए। हर जंगल की कैपेसिटी होती है कि जैसे रणथंभौर में जोन नंबर 1 से लेकर 4 तक में 40 जिप्सी, 10 इधर गई, 10 इधर गई, 10 इधर गई। अब नए बोन बन गए हैं, उसमें भी 10 और दे दो, 10 और दे दो। तो टूरिस्ट का भी फायदा है, क्योंकि आपको बुकिंग नहीं मिलती। आपने देखा होगा जंगल जाइए तो आप बहुत मुश्किल है, 100 लोग अप्लाई करते हो तो 40 लोगों को मिलता है, क्योंकि हर आदमी को जंगल घूमना है। तो वो है जंगल का मामला पूरा। और रणथंभौर वो जंगल है जहाँ के हर टाइगर, वैसे टाइगर रिजर्व टाइगर सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन मछली जैसे टाइगर्स वहाँ पे हुई, जाहिर है, हाँ, जिन्होंने अपने आप में बहुत बड़ा योगदान दिया वहाँ पे टाइगर को बढ़ाने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में, रेवेन्यू जनरेट करती थी। आज भी वहाँ पे ठीक ठाक रेवेन्यू हो, लेकिन अच्छा है सारा। उस्ताद के साथ मेरा यही है कि उस्ताद साहब मतलब 9 साल तक उन्होंने जंगल में राज किया, और 5 से लेके अगर हम 2022 की बात करें तो 17 साल की उम्र उनकी थी, जिसमें से 8 साल उन्होंने जेल में गुजारा, उम्र कैद में, क्लोजर में गुजारा। तो वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था उस्ताद के साथ। और सज्जन टाइगर थे वो, तो अफसोस मेरा उनके साथ रहेगा। बट चलिए, ये विडम्बना है, यही रीत है, यही रिवाज है। तो ये उस्ताद की कहानी थी आज जो हमने अपने लोगों को सुनाई। तो उस्ताद के इन किस्सों के बाद चलते हैं अपने अगले सेगमेंट ख़तों की तरफ, और देखते हैं कौन सी चिट्ठियां हैं जिन लोगों ने आज भेजी हैं। एक बार शुरू करने से पहले भी बता दें आपको, हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप भी हमें ऐसे ईमेल्स भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें। पहली चिट्ठी खान साहब है विशाल पांडे की, और जंगल जिंदाबाद, खानचा और जमशेद भाई जिंदाबाद। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने न सिर्फ मेरा पिछला पत्र स्वीकार किया, बल्कि मेरे सुझाव टॉम साहब के स्पेशल एपिसोड वाला, उस पर आपने अमल करते हुए इतना मार्मिक और अतुलनीय संस्मरण प्रस्तुत किया। खानचा से इन्हीं का क्रेडिट था कि इन्होंने जहन में डाला, और हुजूर की बात जब आई तो मैं उसको ना ही नहीं कर पाया, झट से मैंने हाँ कर दिया। ठीक है विशाल भाई, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत शुक्रिया। खानचा से प्रेम और बढ़ गया है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो पता नहीं क्यों टॉम साहब से एक खिंचाव शुरू से ही महसूस किया है। यदा कदा ही उनके वीडियोस मैं यूट्यूब पर खोज के देखता था। जेमी भाई को भी मैं सुनता था। खानचा से उनके बारे में सुनकर बड़ा मलाल सा लग रहा है कि काश टॉम सर से एक बार मुखातिब हुआ होता। खानचा का टॉम सर के प्रति प्रेम और सम्मान देखते ही बनता है। मेरा मन तो ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि टॉम सर के इंतकाल के वक्त काश मैं खानचा के पास उन्हें सहानुभूति देने के लिए खड़ा होता। लव यू खानचा। थैंक यू, लव यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। आगे उन्होंने लिखा है कि जैसा कि आपने खुद कहा कि एक एपिसोड काफ़ी नहीं है, तो बस फिर वही दरख्वास्त कि टॉम सर की धुनी रमाए रखिए। ज़रूर। जमशेद भाई की आवाज़ का बहुतायत में इस्तेमाल होना चाहिए। एक पर्सनल सी रिक्वेस्ट वाली फीलिंग है। जिम कॉर्बेट साहब के खुद के लिखे हुए संस्मरणों को यदि जमशेद भाई की आवाज़ और खानचा की बारीकियों से सुनने को मिले तो बात ही क्या हो। मैंने गुड आइडिया। मैंने अपने YouTube कमेंट में एक बार ये बात कही थी कि जब मैंने 8वीं कि आप इन संस्मरणों को सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैंने 8वीं 9वीं कक्षा में स्कूल लाइब्रेरी से कॉर्बेट सर की कलेक्शन को पढ़ना शुरू किया तो बस सारा दिन दिमाग में वही चला करता था। हफ्ते में लाइब्रेरी का पीरियड 3 बार होता था और ये किताब किसी कारणवश इशू नहीं की जा सकती थी, तो रोमांच और परवान परस्पर बना हुआ था। बस वही मज़ा शेर खान से भी आ रहा है। पत्र लंबा हो गया है, थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। प्यार बना रहे। जंगल जिंदाबाद, विशाल पांडे। थैंक यू पांडे साहब, जंगल जिंदाबाद। अगली चिट्ठी यशवंत भाई की है। डियर शेर खान उर्फ खानचा और जमशेद भाई, आप दोनों को मेरा प्रणाम। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद गुरु। मैं कभी भी किसी बड़े जंगल में सैर पर नहीं गया,
पर ऐसे कुछ मौके अवश्य आए हैं जब मैं चिड़ियाघरों में जानवरों को देखने गया हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे आप जेल में अपने किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं। बचपन में मुंगेर के आसपास की पहाड़ियों पर परिवार के साथ एक आध बार गया हूँ, तो जो अब ठीक ठाक याद भी नहीं है। चूँकि माँ ऐसा बताती है इसलिए मैं मान लेता हूँ। अपने होश में जंगल के नाम पर जब भी कहीं गया हूँ तो पहाड़ियों में गया हूँ, उससे भी ज़्यादा सीमित होकर, क्योंकि अक्सर ऐसी यात्राओं के पीछे का प्रयोजन किसी मंदिर या तीर्थ स्थल जाना रहा है, जिनमें निजी या फिर सार्वजनिक परिवहनों का सहारा लिया गया है, जिसे एक समेकित पर्यावरण एवं वन्य जीव दर्शन कार्यक्रम कहा जाना चाहिए। उससे मैं वंचित रहा हूँ। आरंभ में विद्यार्थी जीवन की डामाडोल अर्थव्यवस्था और अब यूपीएससी की तैयारी इसमें बाधा बनी है। इससे जल्द बाहर निकलकर वन्य दर्शन पर निकलूंगा। फिलहाल आपके पॉडकास्ट और आपकी कल्पनाशीलता की मेल से मानसिक संतुष्टि पा रहा हूँ। शेर खान को पहले एपिसोड से सुन और देख रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार पॉडकास्ट है। कई बार इसमें खानचा द्वारा बताई गई बातें पर्यावरण एवं परिस्थिति से जुड़े कुछ समसामयिक विषयों के ऊपर निबंध लेखन या उत्तर लेखन में भी काम आ सकती है, इसलिए भी मुझे ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार लगता है। पिछले एपिसोड में आपने टॉम ऑल्टर साहब के बारे में बात की। मैं टॉम ऑल्टर साहब को नाम से नहीं जानता था। जब थंबनेल में उनकी फ़ोटो देखी तो मेरे मन में आया, अरे ये तो ऑल्टर साहब हैं। अगर आपकी इजाज़त है तो ये नाचीज़ इस ख़त को टॉम साहब से जुड़े एक किस्से के साथ ख़त्म करना चाहता है। दूरदर्शन पर एक टीवी श्रृंखला आई थी संविधान। उसमें टॉम साहब मौलाना आज़ाद के किरदार में थे। उससे जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने पूछा कि टॉम साहब आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? यस, भड़क गए थे वो। तो उन्होंने जवाब काफ़ी मज़ेदार दिया था। उन्होंने कहा था, मुँह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये संविधान जो था श्याम बेनेगल साहब ने बनाया था, जिसमें इन्होंने मौलाना का रोल किया था। और मैं जिक्र करना भूल गया था जमशेद भाई, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। मौलाना का सोलो वो स्टेज प्ले करते थे टॉम साहब, और मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा उन्होंने प्ले किए ये मौलाना वाले जी। कमाल का शो था वो, 2 घंटे का, और अकेले वही होते थे और समा बांधते थे। सोचिए इतना फेमस था कि लोग 3-3 बार 4-4 बार देखा है। जो एक बार देखा वो दोबारा गया। बहुत बिल्कुल सही आपने कहा। किसी ने ये सवाल पूछा था, आई रिमेंबर, उन्होंने कहा था मुंह से। इस पर पूरा हॉल हंसने लगा था। फिर से एक बार जंगल जिंदाबाद, शेर खान जिंदाबाद, जमशेद भाई जिंदाबाद। थैंक यू यशवंत। थैंक यू यशवंत भाई, ये किस्सा याद दिलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी है कौशलेंद्र सिंह की। छोटी चिट्ठी है। लिखते हैं, शेर खान और जमशेद भाई को राम राम। राम राम। वैसे तो आपके सभी एपिसोड देखे और सुने हैं, लेकिन इस पत्र को लिखने की स्याही टॉम ऑल्टर साहब वाले एपिसोड से मिली। उनके जूते वाले किस्से को सुनकर पारसाई जी की प्रेमचंद के फटे जूते याद आ गई। उन्हें अक्सर मैंने दूरदर्शन पर आने वाले कई कार्यक्रमों में देखा था। वो शक्तिमान के महागुरु थे और सच में महागुरु थे। ये बात आपसे पता चली। काफ़ी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम था। आपसे एक आग्रह है, कभी समय मिले तो पक्षियों के विषय में एक कार्यक्रम रखें। जिस प्रकार से वो हज़ारों मील उड़कर हमारे देश के कई सरोवरों पर आते हैं फिर चले जाते हैं, काफ़ी आश्चर्यजनक है। सुनने में भी अजीब ही लगता है कि फ़लाँ पक्षी रूस से जर्मनी से आया है और बिना पासपोर्ट वीज़ा के जब तक चाहे रह सकता है। जंगल से जुड़े हुए जो किस्से हैं जो भविष्य में किसी पत्र में लिखूँगा। अब तो पत्रों का सिलसिला शुरू हो ही गया है, तो वार्तालाप बना रहेगा। जंगल जिंदाबाद। कुंवारे चाचा, सबसे पहले राम राम, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने ये बात कही कि बर्ड्स के ऊपर, यस, माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर हम एक एपिसोड ज़रूर जल्दी करेंगे। और यूं ही आप देखते रहिए, सुनते रहिए, शेयर कीजिए, और जल्दी आपसे फिर चिड़ियों वाले पे तो हम लाएंगे और भी एपिसोड देखते रहिए। थैंक यू सो मच। तो आज की चिट्ठियाँ इतनी थी यार। जमशेद भाई, मुझे लगता है चिट्ठी पढ़ने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप पढ़ के सुनाते हैं। ऑडियो चिट्ठी भी आनी चाहिए। उसमें क्या है ना, आवाज़ सुनते हैं हम तो थोड़ा और कनेक्ट जो है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ऑडियो चिट्ठी भी भेजिए ताकि हम अपने इस शो में उसको शामिल करें। उससे हम ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। आपकी बात आप ही के अंदाज में आती है। हाँ, वो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपनी चिट्ठी, वॉइस चिट्ठी जो है भेज दीजिए, हम वहाँ से ले लिया करेंगे। नंबर है 9953323303। इस पर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, व्हाट्सएप से और भेज दें। बहुत आसान है। और अगर आप भेज रहे हैं और तब भी शामिल नहीं हो रही तो आप हमें मेल करके बताएं। बिल्कुल। और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जमशेद भाई हाय हाय। तो ठीक है, हम कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो यूट्यूब पर पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत मोहब्बतें दी,
बहुत सारे कमेंट्स आए और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि खान साहब ने सारी जो कमेंट्स हैं वो पढ़े हैं बिल्कुल, और मैं पढ़ता हूँ। उनको लाइक भी किया, आपके ज़्यादातर आपने देखा होगा, पर इतने सारे हैं कि सब पर रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। पर शुरू करते हैं कमेंट्स को। और कमेंट्स सेक्शन में सबसे पहले जो कमेंट मुझे दिख रहा है वो है दीपक भारद्वाज साहब का। लिखते हैं, कुछ लोग अपने काम से और अपने मिजाज दोनों के लिए याद रखे जाते हैं। ये बात टॉम साहब के साथ साथ हमारे खानचा पर भी लागू होती है। सिद्दीकी भाई, अरे थैंक यू सो मच, जिंदाबाद सर, थैंक यू सो मच। लिखा है कि टॉम ऑल्टर साहब के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जाहिर है हमने उन पर ही भी बात की है कि एपिसोड उन्हीं के बारे में था। एक साहब लिखते हैं कि मैं टॉम साहब से एक बार मिल चुका हूं, वो लंदन में मिले थे। मौलाना आज़ाद के ऊपर एक प्ले था, ड्रामे के बाद बैकस्टेज मुलाकात हुई थी। आसिफ भाई, आपकी भी बात बिल्कुल सही है, इनकी शख्सियत ही ऐसी है, आदमी उनसे मारूफ भी होता था और साथ ही एक तरह से अपनायत भी महसूस होती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। मेरे कोई पीर नहीं, अगर किसी का मुरीद बनना हो तो टॉम साहब की शख्सियत ही है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया यार, क्या लिखा है आपने? अपना नाम नहीं लिखा है आपने, नीचे नाम और शहर लिखिए। प्रभांशु लिखते हैं कि जमशेद भाई और खानचा, आपको दिल से नमन, मेरी तरफ से खानचा को शुक्रिया, क्योंकि मुद्दतों के बाद किसी बड़े मंच पर किसी कलाकार के काम के बजाय उसकी शख्सियत और नेकदिली का जिक्र सुना। यूं ही आप बाकियों से अलग नहीं हैं, सादर। प्रभांशु जी कह रहे हैं। प्रभांशु जी बहुत शुक्रिया यार, आपने ये जो बात कही उसका उद्देश्य यही था कि टॉम साहब को लोग एक्टर के तौर पे जानते हैं, मैंने बताया कि इंसान कैसे, और कमाल के इंसान थे टॉम साहब, और आपने जो लिखा उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उत्सव लिखते हैं, खानचा के किस्से हमेशा ही चेहरे पर हंसी और मन प्रसन्न करने वाले होते हैं, पर आज चाचा इमोशनल कर दिया आपने। आपकी बात सुनते सुनते हम भी आपके साथ इमोशनल हो गए थे और वो सुबह वाली कॉल को महसूस किया और थोड़े आंसू हमारे आँखों को भिगो गए। बेहतरीन पॉडकास्ट, उत्सव लिख रहे हैं। थैंक यू उत्सव यार, आप हमेशा, मैं देखता हूँ, कमेंट्स करते रहते हैं, और बिल्कुल सही है कि टॉम साहब वाली जो कहानी सुनाया, जब मुझे सुबह कॉल आया था तो आपने उसको फील किया, यानी कि आपने बहुत शिद्दत से हमारे इस पॉडकास्ट को सुना। बहुत शुक्रिया उत्सव भाई, सुनते रहिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए शेर खां। ठाकुर आयुष प्रताप सिंह लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद, मैं 3 साल से खानचा को फॉलो करता हूं। मेरा एक अनुरोध है, कृपा करके शामिल किया जाए। मेरा ये अनुरोध है कि जंगल के ऊपर आपके द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री या वीडियो को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? फिर से वही सवाल बता देता हूँ। नेशनल ज्योग्राफी पे जाइए आप, वाइल्ड इंडिया डायरीज सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएंगी। दूरदर्शन पे 112 एपिसोड मैंने प्रोड्यूस किए हैं विल्डरनेस डेज के नाम से, वहाँ आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो तमाम जगह मेरे पास कुछ नहीं है मेरे दोस्त कि मैं तुम्हें दे पाऊँ, क्योंकि मैंने काम करी, जिसके लिए काम किया, काम छोड़ दिया, फिर मेरा उस पर कोई अख्तियार नहीं रहता। लेकिन सारी चीज़ें मैं ये कहूँगा कि आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। मृणालिनी लिखती हैं कि मेरा नाम मृणालिनी कलिता है, मैं आसाम की तेजपुर में रहती हूँ। मैं शेर खान को पहले एपिसोड से देख रही हूँ, आप लोगों का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। भूपेन हजारिका की हिंदी फिल्म थी एक, चमेली मेम साहब, उसमें टॉम ऑल्टर जी हीरो थे, और मेरी किताब के लिए मैं रहेजा वाइल्ड लाइफ की सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ। उसमें टॉम ऑल्टर जी ने बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं। उनमें से एक जिम कॉर्बेट पार्क की बफर जोन में पड़ा गांव सुंदर खाल मैन ईटर बहुत अच्छा था। मेरी किताब की कहानी भी मैन ईटर टाइगर के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही थी। तो ये लिखती हैं कि ये पॉडकास्ट मुझे बहुत पसंद है, जंगल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, आपने इतने डिटेल में सब कुछ लिखा बताया। हाँ, टॉम साहब की एक सीरीज़ अभी भी एपिक चैनल जो है उस पर आ रही है, आती रहती है, या उनके यूट्यूब पे चैनल पर ढूंढेंगे, जंगल की कहानियाँ, वो सारी हमने बनाई थी टॉम साहब के साथ, वहाँ आप देख सकते हैं। बेशक, बहुत शुक्रिया आपका। हाय खानचा एंड जमशेद जी, दिस इज जैन फ्रॉम पुणे, listening to Khancha from Teental. He is Shandar, Zabardast, Zindabad person. Please also do a podcast about Maktasur, who was a legendary tiger from Andhiari Tiger Reserve. Yes. And I'm planning to visit Gir in November thanks to Sher Khan. अरे नवंबर इज़ द परफेक्ट टाइम टू विजिट गिर नेशनल पार्क। और जिन टाइगर की आपने बात की, वहाँ पे हम ज़रूर आएंगे। टडोवा का भी एक एपिसोड हमें करना है, और बड़े अच्छे मतलब वहाँ पे जो वागडो मेल, येड़ा अन्ना उसको बुलाते थे, तो कई ऐसे लेजेंडरी टाइगर वहाँ के हैं जिनको हम बिल्कुल अपनी कहानियों में लाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और जल्दी हम इन कहानियों पे भी बात करेंगे।
एक साहब ने लिखा है जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं अभिजीत सिन्हा लखनऊ से। खांचा और जमशेद जी को नमस्कार। जमशेद जी की ज़बान लखनऊ जैसी लगती है, क्या वाकई वो लखनऊ से है? लखनऊ से ही है भाई यार। लखनऊ से ही है। आगे उन्होंने लिखा है कि टॉम ऑल्टर साहब से एक बार मसूरी में मिला था जब मेरी क्रिकेट एकेडमी वहाँ गई थी। बहुत ही दिलचस्प इंसान थे। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिकेट से तो उनका अलग से लगाव था। क्रिकेट के जर्नलिस्ट भी रहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। प्रगति सिंह फ्रॉम मेरठ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा मेल रीड किया। सीरियसली लाइक इट और मैं वेट करती रहती हूँ कि आपका पॉडकास्ट कब आएगा। अच्छा हाँ, इस पर भी हम वो थोड़ा वाज़ेह कर दीजिए, तो थोड़ा लेट हुआ था पिछली बार भी यार। उसके लिए मैं हाथ खोल के माफ़ी चाहूँगा। अगर मेरा बचले प्रोड्यूसर को मैं हाथ खोल दूँ, वो बहुत लेट हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। और जमशेद भाई भी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। भी बिल्कुल। इस बार हम टाइम पे चल। देखिए क्या है कि ये पॉडकास्ट मेरे दिल के करीब है, जमशेद भाई के दिल के करीब है, लेकिन मेरा काम थोड़ा अलग है, तो उसमें बहुत बिजी रहना पड़ता है। वो जिम्मेदारी बड़ी है मेरी। ये तो मैं शौकिया करता हूँ, तो लेकिन कभी लेट हो जाए यार तो माफ़ कर दो। नौकरी चली जाएगी, फिर ये जगह भी नहीं मिलेगी, फिर सुना भी नहीं पाएंगे आप लोगों को। सही बात। हाँ, ये है कि एपिसोड आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग इंतजार करें, थोड़ा सा आगे नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो, मैं खुद बेकरार हो गया। इस बार तो लेट हो गया। कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्वीट करके मैसेज कहाँ है। सॉरी फॉर दैट। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये वादा है। वरना एक खबर आएगी कि जमशेद भाई ने प्रोड्यूसर को मार कर उन्होंने आत्महत्या किया। अच्छा, एक है लिखा है किस्सेबाज स्टोरी टेलर हैं कोई भाई। टॉम सर के बारे में आपके ज़रिए बहुत कुछ जाना और ख़ुद पे अफसोस हुआ कि ऐसे महान आदमी के बारे में अब तक कुछ पता भी नहीं था मुझे। लेकिन आज आपके साथ मेरी आंखों में भी 2 बूंद आंसू गिरे, जो आपको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। टॉम ऑल्टर साहब के लिए बहुत ही खूब। टॉम साहब ऐसे शख्सियत थे कि उनको मैंने जो बयां किया है वो शायद 2% ही है। मतलब उनको जानना मतलब समुद्र में तैरने जैसा है कि आप तैरते रहेंगे, वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो टॉम साहब को जानेंगे तो जान चली जाएगी। इतने अच्छे और नेक इंसान थे वो, और हमारे दिलों में और मतलब इस इंडस्ट्री के लिए वो मिसाल हैं और हमेशा रहेंगे। एक कमेंट बड़ा मज़ेदार है, किसी ने लिखा है कि और जानवरों पे बात करो एक्सेप्ट पीपल। बिल्कुल सही लिखा है। तो बहुत सारे कमेंट हैं, सबको शामिल करना मुश्किल है, पर हम सबको पढ़ेंगे, सबको कमेंट करेंगे। बिल्कुल। और एक सवाल जिन्होंने किया है कि आप दोनों काले कपड़े ही क्यों पहनते हो, कोई विशेष वजह है? काला देखो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि काले में मैं तो गोरा लगता हूँ, यही वजह है। नहीं, इसकी सीधी वजह ये समझिए कि एक शो होता है तो एक थीम होती है। तो मुझे लगता है कि अगर काला हम दोनों पहनते तो हम श्योर हैं कि हमें ये पहनना है। कई बार क्या होता है कि कैमरा लाइट जिस तरीके की है वो मैच नहीं करते, तो हमने टाइम कम लगे इसलिए एक ही कपड़े को चुना है जिससे लाइटिंग में ज़्यादा डिफरेंस ना आए। क्योंकि आसू सर बहुत बिजी रहते हैं, उनके दूसरे जो काम है, तो उसमें ये होता है कि फिर अब क्या पहनेंगे और फिर क्या सेट होगा, तो ये सबसे ईजी होता है लाइट, और हमारे बैकग्राउंड से ये आई थिंक अच्छा भी लगता होगा। और लोगों को सेटअप करने में बहुत कम टाइम, लोगों को पता है जमशेद भाई, आसिफ भाई काले कपड़े पहन के ही आएंगे, तो ये एक रीज़न है, बाकी कोई वजह नहीं है। इसको कहीं और से मत जोड़िए। तो बस यही था आज का एपिसोड, और खांचा का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई रणथंभौर के बारे में। चलते चलते ईमेल आईडी आपको फिर से बता दें एक बार, radio@aajtak.com। अगर आप अपना ईमेल भेजना चाहते हैं या वॉइस नोट भेजना चाहते हैं तो आप, हमारा व्हाट्सएप का पता है 9953323303, और बाकी खांचा बताएंगे। बस भाई लोग इसको देखते रहिए, और जमशेद भाई से मैं हमेशा कहता हूँ कि उनका जो शो है स्टोरी बॉक्स वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप लोग देखिए, सुनिए, और आज तक रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर खां को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि मज़ा उसी में है यार कि लोग। देखिए बहुत कम लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, आप हमें मोटिवेट करेंगे बिल्कुल, तो ये बातें जारी रहेंगी। आप जितना हमें भाव देंगे ना साहब, हमारा जोश उतना हाई रहेगा। अपने को पैसा नहीं मांगता है, इज्जत नहीं मांगता है, फेमस होना भी नहीं मांगता। हमारा यह है कि जो बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मार्केट में बहुत कम है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये कंटेंट तो ऐसा है कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ के सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। हर चीज़ का देखो गुरु फंडा है, अगर नहीं अच्छे नंबर आएंगे तो कंपनी ही बोलेगी बंद कर दो, जमशेद आसिफ क्यों अपने 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो। तो वो प्रेशर हमारे ऊपर भी होता है। तो इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए आगे।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे जमशेद भाई, अगर आप जिंदा रहे तो। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जंगल जिंदाबाद।